कार्यक्रम में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस ने ब्रिटेन के 6 राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी है। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है कि ब्रिटेन के ये राजनयिक रूस को रणनीतिक रूप से हराने की कोशिश में शामिल थे। रूस का कहना है कि उसने ये कदम कई बार किए गए गैर दोस्ताना कामों के खिलाफ उठाए हैं। FSB का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सैन्य हालात बिगाड़ने में ब्रिटेन के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। ब्रिटेन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। रूस ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त की है जब ब्रितानी प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का रूस के अंदर हमले करने की इजाजत दी जाए या नहीं। इस बीच गुरुवार को व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देशों की मिसाइलें उसके इलाकों पर दागी जाती हैं तो ये जंग को गंभीर रूप से बढ़ाने वाला कदम माना जाएगा। अगर ये फैसला लिया जाता है तो इसका मतलब होगा नेटो देशों, अमेरिका और यूरोपीय देशों की यूक्रेन में जारी जंग से सीधी भागीदारी। उनकी इस सीधी भागीदारी से इस संघर्ष का मिजाज ही बदल जाएगा। इसका अर्थ होगा कि नेटो देश, अमेरिका और यूरोपीय देश रूस से लड़ रहे हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस चेतावनी को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मगर उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस से कोई टकराव नहीं चाहते। और जानकारी दे रहे हैं मॉस्को में मौजूद BBC संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग। पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दी गई है कि ऐसा मत करो, यूक्रेन को अपनी मिसाइलें रूसी जमीन पर इस्तेमाल मत करने दो। पुतिन ने ये तो कहा, मगर ये नहीं बताया कि अगर ऐसा हुआ तो रूस क्या करेगा। उन्होंने उचित फैसले लेने की बात तो की, लेकिन और जानकारी नहीं दी। तो वो फैसले क्या होंगे? इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रस्ताव रखा था कि पश्चिमी देशों के दुश्मनों को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से लैस किया जाए, ताकि वो पश्चिमी देशों को निशाना बना सके। वो पहले ये भी सुझा चुके हैं कि अमेरिका और इसके यूरोपीय सहयोगियों के नजदीक पारंपरिक मिसाइलें तैनात की जाएं। रूसी अधिकारियों ने कई बार पश्चिम पर रूस से लड़ने और यूक्रेन की जमीन से रूस के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया है। पुतिन ने बीते रोज साफ किया कि अगर पश्चिमी देश अपनी मिसाइलों को रूसी इलाकों में हमला करने की इजाजत देते हैं तो चीजें अलग ही स्तर पर चली जाएंगी। एक तरह से पश्चिमी देशों के नेताओं को तय करना होगा कि मामले और बिगड़ने दे या फिर यूक्रेन की मदद करके उसे रूसी इलाकों पर इन मिसाइलों से हमला करने दें। और अब बात इसराइल और हमास के बीच जारी जंग की, जिसकी सबसे ज्यादा मार बच्चे झेल रहे हैं। जंग के कारण हथियारों और गिरती हुई इमारतों की चपेट में आने से घायल बच्चों की जान बचाने के लिए कई बार डॉक्टरों को उनके जख्मी हाथ या पांव काटने का सख्त फैसला लेना पड़ता है। लेकिन ना तो ये सर्जरी करना आसान है, ना ही बाद में उनकी देखभाल करना। कवर स्टोरी में देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। गजा में अंग खोने के कारण विकलांग होने वाले बच्चों की संख्या आबादी के अनुपात के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बीते साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी तक ही 1000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाने के लिए उनकी या तो एक या फिर दोनों टांगें काटनी पड़ी थी। यूनिसेफ का कहना है कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मगर पूरी गाजा पट्टी में सिर्फ 9 ऐसे सर्जन हैं जो इस तरह के मामलों का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने चेताया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का बुरा असर देखने को मिल सकता है। BBC संवाददाता रू अब्बास ने एक मरीज और उनकी डॉक्टर की कहानी जाननी चाहिए। देखिए उनकी ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। उत्तरी गजा में 30 अगस्त शुक्रवार को आधी रात से ठीक पहले का वक्त स्वास्थ्य कर्मी गुबार और मलबे के बीच तेजी से एक हवाई हमले वाली जगह की ओर बढ़ रहे हैं। इसराइल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गजा में नहीं जाने देता। BBC स्वतंत्र तौर पर इस फुटेज की पुष्टि नहीं कर पाया है। ईंटों से बनी इमारत ढहने से दबे लोगों की जान बचाने में एक एक पल बहुत अहम होता है। इनमें वफा नाम की एक बच्ची भी है। चंद मिनट पहले वो अपने घर पर माँ और बहन के साथ थी। वफा के 7वें जन्मदिन के चंद दिन बाद गिरे इस बम ने उन दोनों की जान ले ली। हर सांस के साथ वफा का नाजुक शरीर जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्हें नहीं पता कि अब वो कभी नहीं चल पाएंगी। यूनिसेफ के मुताबिक गजा पूरी दुनिया में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक जगह है। अस्पतालों में वफा जैसे कई मामले आ रहे हैं। वफा का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि वो हर दिन ऐसे 10 मामले देखते हैं और दवाइयों की कमी के कारण बेहोश या सुन किए बिना ही ऑपरेशन करने पड़ते हैं।
जनवरी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो घर पर ही अपनी भतीजी की टांग का ऑपरेशन करते दिख रहे थे। ये ऑपरेशन बिना बेहोश किए किचन के टेबल पर किया गया। हमारे ऊपर हमला हो रहा था, घर पर बम गिराया गया था। मुझे तुरंत फैसला लेना था, या तो वो शहीद हो जाती या फिर मुझे टांग काटनी थी। मैं इसे नहीं भूलूंगा। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमास के लड़ाकों को निशाना बनाते हुए ख्याल रख रही है कि आम लोगों को कम नुकसान हो। डॉक्टर बसेइसो दिन में करीब 200 मरीज देखते हैं और उनमें से आधे बच्चे होते हैं। अनगिनत ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर अब सर्जरी के लिए अलग अलग तरह के औजार भी इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं उस बात को भूल नहीं सकता जब मैंने अपने सहयोगी को अस्पताल के फर्श पर मरीजों को कीटमाइन का इंजेक्शन देते देखा। हमें सर्जरी के लिए कार मैकेनिकों वाली ड्रिल इस्तेमाल करनी पड़ी। आमतौर पर उपकरणों को रोग मुक्त करने में 1 घंटा लगता है, लेकिन हमें कारपेंटर्स वाले काम चलाऊ उपकरणों के साथ 3 मिनट में काम शुरू करना पड़ा। जंग शुरू होने के बाद से गजा के डॉक्टर बिना थके काम कर रहे हैं। ज्यादातर को कोई वेतन नहीं मिलता और दबाव के कारण कईयों की अपनी सेहत बिगड़ गई है। वहाँ पहुँचते ही मेरे आंसू निकल आते हैं। ऑपरेशन करते वक्त मैं रोता हूँ, खासकर जब बच्चे मरीज हों। हमारे पास स्टाफ और साजो सामान नहीं है। बिना स्टरलाइज किए और बिना सुन किए ऑपरेशन करने पड़ते हैं। हम रोबोट बन गए हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को दबा दें तो काम जारी नहीं रख पाएंगे। कई बार सर्जरी करने जाते हैं तो पता चलता है कि मरीज अपना ही कोई है। हम मानसिक रूप से थक गए हैं, पूरी ऊर्जा खत्म हो गई है, अब सहन नहीं होता। गजा में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। गजा में 11,000 घायल ऐसे हैं जिन्हें इलाज के लिए विदेश भेजना जरूरी है। कई बार लगता है हमसे ये नहीं होगा। इस जंग से शुरू होने और इससे पहले भी हम मनोवैज्ञानिक हमले झेल रहे हैं। हमने पिछली लड़ाइयों में जो देखा है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसी की जीत हो रही है लेकिन हार तो सबकी है। वफा जैसे बच्चों को कई सर्जरीज की जरूरत है, मगर गजा के डॉक्टर मरीजों को बचाने के लिए सही से इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तबाह हो गई हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कल क्या होगा किसी को नहीं पता। और वफा नाम की जिस छोटी बच्ची पे ये रिपोर्ट फिल्माई गई थी, बाद में उनकी मौत हो गई थी। और अब बात अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद ये दोनों उम्मीदवार फिर से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। ये उन वोटरों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि वो किसे वोट देंगे। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों का फैसला स्विंग स्टेट्स के वोट से होने की संभावना है। इन स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया भी शामिल है, जहां बीबीसी संवाददाता सुमी सोमस्कंदा ने लोगों से बात कर उनकी राय जानी। ये है डॉयल्सटाउन। छोटा सा ये शहर ऐतिहासिक भी है, समृद्ध भी, और चुनावों को लेकर सुर्खियों में भी बना हुआ है। इस राज्य और यहाँ के लोगों के लिए राजनीति बेहद अहम है। इनमें जेम्स और ट्रेसी लैम्ब भी शामिल हैं, जो इवोल्यूशन कैंडी के मालिक हैं। Harris is the obvious candidate, is the smart candidate. कमला हैरिस स्वाभाविक उम्मीदवार हैं और वो स्मार्ट हैं। मैं दूसरे वाले का तो नाम तक लेना पसंद नहीं करता। वो एक अपराधी हैं। उन्हें उम्मीदवारी का टिकट आखिर मिला कैसे? On the ticket. बच्चे स्कूल से यहाँ आकर सामान लेते हैं। उनके जाने के बाद ट्रेसी ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस चुनाव में एक ही विकल्प है। हमें कई सालों में कुछ अधिकार मिले हैं और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे हमसे छीने जा रहे हैं, जैसे कि गर्भपात को गैर कानूनी बना दिया गया है। मेरा मानना है कि ट्रम्प की सुझाई चीजें हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इस चुनाव में कांटे की टक्कर है और सभी की नजरें पेंसिल्वेनिया जैसे अहम स्विंग स्टेट और इस जैसी काउंटीज पर होगी। बक्स काउंटीज ने 2020 में जो बाइडेन को चुना था और कांग्रेस में यहाँ के सांसद रिपब्लिकन पार्टी के हैं। शालफोर्ड से महज 10 मिनट की दूरी पर स्टोक्स पिछले 35 सालों से एक पेस्ट कंट्रोल बिजनेस चला रहे हैं। वो बताते हैं कि इस चुनाव में क्या क्या दांव पर लगा है। ये हाल की तस्वीर है।
आप अंदर आकर ट्रंप से जुड़ी चीजें देख सकती हैं। मैं शायद उन कुछ व्यवसायियों में से एक हूं जिनके पास राष्ट्रपति की फोटो है, मग्स हैं और मैं आपकी उनसे बात करवा सकता हूं। आर्थिक पहलू देखें तो कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और टैक्स खत्म नहीं होते। मैं समय समय पर ऑडिट करवाता रहता हूं। मुझे डर है कि अगर हैरिस राष्ट्रपति बन गई तो चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो मुझे पता था कि उन्हें बिजनेस के बारे में पता था और वो बिजनेस के सारे गुर भी जानते हैं। शालफोन के इस रेस्तरां में नियमित रूप से आने वाले लोगों के दिमाग में जीवन यापन के बढ़ते खर्च और चुनाव जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। मुझे लगता है कि लोगों के लिए किराया कम होना चाहिए, सामान की कीमत कम होनी चाहिए, पढ़ाई करना, इलाज करवाना आसान होना चाहिए। इन चारों सवालों के मुझे कोई जवाब नहीं मिले। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी उम्मीदवार पॉलिसी से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रहा। ये इस बात की याद दिलाता है कि अमेरिकी चुनाव में हर राज्य के हर एक वोट के लिए कड़ा संघर्ष होगा। और कई लोग अपनी बढ़ती उम्र को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। एक उम्र के बाद वो सोचते हैं कि अब उनकी घूमने फिरने की कोई उम्र नहीं रही। कई लोग तो उम्र दराज होने पर खुद को घर की चारदीवारी तक सीमित कर लेते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको 86 साल की मार्गरेट से सबक लेना चाहिए। मार्गरेट अभी स्पेन की वीज़ा से छुट्टियां मनाकर लौटी हैं। वहाँ उनके जोश और जज्बे को देखकर कई लोगों ने उनके साथ फोटो खिंचाई। इनमें ब्रिटानिया हस्तियां भी शामिल थी। देखिए मार्गरेट किस तरह जिंदगी का जश्न मनाती चली जा रही हैं। मेरा नाम मार्गरेट है। मेरा जन्म साल 1938 में हुआ था। मैं अपनी पोती के साथ छुट्टी मनाने गई थी। जब हमने फैसला किया कि हम शादी के वादों को दोबारा मजबूत करेंगे तो ये नहीं हो सकता था कि वो ना आए। मेरा सपना था कि नाना को इबिजा ले जाऊं। लोग उसे घेर कर चारों ओर नाच रहे थे। लोग मेरी ड्रिंक के पैसे दे रहे थे, लेकिन मुझे पैसे कभी नहीं मिले। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, वो हर जगह जाना चाहती है। मैंने थाईलैंड में पोल डांस भी किया था। हाँ बिल्कुल। ये हर किसी का दिन बना देती है। ये बहुत खास और खुश मिजाज है। आप हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। मैंने अपने परिवार को बता दिया है कि मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगी। उम्र पर मत जाइए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए और मजे कीजिए। और स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में हुई है सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ ने इन पहाड़ियों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बार पर्यटक अच्छी खासी संख्या में आएंगे। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम सोमवार को रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और YouTube चैनल पर लाइव।